दोस्तों, कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को लेकर बहुत बहुत आवाजें उठने लगी हैं। शशि थरूर को कांग्रेस से निकालने की मांग बहुत जोरों शोरों से उठने लगी है, क्योंकि शशि थरूर ने जिस तरह से अभी अपने विदेश दौरे में जो डेलीगेशन के वो बन के गए मुखिया, वहां जिस तरह से कहा कि भारत ने कभी भी जो है वो एलओसी क्रॉस नहीं की, उससे बहुत कांग्रेस के लोगों को बहुत जो है वो मायूसी हुई है, बहुत आहत हुए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं 1971 में भारत की सेना कहां तक पहुंच गई थी, किससे छुपा, 1948 में, 1964 में, 65 में, कब थे। लेकिन शशि थरूर अपनी ही पार्टी का इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोगों को अब बहुत नाराजगी शशि थरूर से हो गई। लोग डिमांड कर रहे हैं कि शशि थरूर को जल्द से जल्द पार्टी से निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत चालाकी से काम किया, खास करके पवन खेड़ा ने। उन्होंने शशि थरूर की ही एक किताब का, शशि थरूर ने 2018 में किताब लिखी थी, उसी का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से इस मोदी सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने 2019 के जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसको कैसे राजनीतिक उसका फायदा उठाया और उसे कैसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बार कर चुकी थी। ये खुद शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अब वही शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी एलओसी क्रॉस नहीं की। तो इसलिए कांग्रेस ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली इस चीज को काटा है, शशि थरूर की बात को काटा है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ बल्कि कांग्रेस ने इस चीज को लेकर एक नया तरह का हमला शुरू किया। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, जो ये लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और जो देखते हैं सारा सोशल मीडिया मीडिया डिपार्टमेंट, इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली मौजूदा बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। जैसे पवन खेड़ा ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बीजेपी का कोई ईमान नहीं होता, इस तरह का उन्होंने एक स्लोगन दिया है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी जो एक बात है, बड़ी स्ट्रेटली कही है कि जब बीजेपी पार्टी का ये अब जो चरित्र है, चाल चरित्र, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में एक भी सांसद बीजेपी का मुस्लिम नहीं है। अपनी पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चाहती, लेकिन जब विदेशों में अपना पक्ष रखना हो तो उन्हें मुस्लिम सांसद चाहिए, और वो भी विपक्ष से उधार लेने पड़ते हैं। मुसलमान तो आपके टारगेट पे, आपके निशाने पे हमेशा रहते हैं। विक्रम मिश्री तो कश्मीरी पंडित हैं। आपके ट्रोल आर्मी ने उनकी बेटी को किस तरह से ट्रोल किया वो सबने देखा। नरवाल तो हिंदू हैं, लेकिन आपकी विचारधारा से थोड़ा सा कोई अलग नैरेटिव आ गया तो आप लोग कैसे उनकी क्या हालत करते हैं वो सबने विक्रम मिश्री के मामले में भी देखा और नरवाल जी के मामले में भी देखा। तो पीआर के लिए मुसलमान चाहिए। आपके पास एक सांसद नहीं था ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, जब आपको विदेशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजनी थी, मुसलमान सांसद एक नहीं था, उधार लेने पड़े आपको, ताकि अगेन टू लेजिटिमाइज दैट यू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये आपको एक लेजिटिमेसी, एक वैधता चाहिए थी, इसलिए आपने हम सबसे उधार लिए मुसलमान हैं। शर्म कीजिए। ये आपकी असलियत पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब आपको दुनिया के सामने नाटक करना होता है, ड्रामा करना होता है, तो वही सरदार पटेल, गांधी, नेहरू का देश ही आपको दिखाना पड़ता है। मोदी और अमित शाह का देश नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि मोदी और अमित शाह के देश की असलियत यह है। मोदी और अमित शाह के देश के साथ कोई और देश नहीं खड़ा रहा जब संकट हम पर आया। दरअसल बात बहुत पते की है। आपने अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे होंगे। एक वीडियो मैंने दिखाया था, जब एक जो है वो मध्य प्रदेश का मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कह रहा था। उसके बाद एक मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे हमारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब एक बीजेपी के नेता वायुसेना के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये वो सो रहे थे, हमारी क्या गलती, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब जो पार्टी के नेता सेना का अपमान करने से नहीं चूकते, तो वो सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करने से कैसे चूक सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, देखिए, जब आपने घड़ा देखा है, घड़े में कहते हैं जब पानी डालो, जब घड़ा आधा हो जाता है ना, जब वो फुल होता है, आवाज ज्यादा नहीं करता, मजबूती से टिका रहता है। लेकिन जब घड़ा आधा हो जाता है
तो वो छलकता है, आवाज भी ज्यादा करता है और स्टेबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। ये मुझे वही सिचुएशन अभी बीजेपी के साथ लग रही है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं और हाईकमान उन्हें रोक भी नहीं रही, मुस्लिम ऑफिसर्स को लेकर तंज कस रहे हैं, कभी मुस्लिम आईएएस को लेकर, कभी सोफिया कुरैशी को लेकर, कभी सोफिया कुरैशी के परिवारजनों को बाकायदा सरकारी ऑर्डर से मोदी जी पर फूल बरसाने के लिए बुला लिया जाता है। ये सारी चीजें छुपती थोड़ी है, ये सारी चीजें सारी दुनिया देख रही है, हम और आप नहीं देख रहे हैं। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि भारत की बातें सिर्फ भारत तक रहती है, तो फिर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। भारत का ये चाल चरित्र, ये चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। अब ऐसे में ये जो इस तरह के बयान आते हैं, ये वही है, आवाजें ज्यादा है और घड़ा आधा हो चुका है, खाली होने की कगार पर। और घड़ा खाली होगा तो आपको मालूम ही है, खाली घड़ा किसी काम का नहीं। दूसरी तरफ सूत्र जो बता रहे हैं, खबरें जो मार्केट में चल रही है, वो खबरें ये है कि संघ और बीजेपी में भी बहुत कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है। ये खबर तो मैंने भी आपको बताई थी जब संघ ने तय किया है कि हमारे जो प्रचारक हैं वो अब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन के संगठन महासचिव का पद नहीं संभालेंगे। अब खबर ये भी आ रही कि संघ ने ये बात तय कर ली कि भाई 75 साल वाला फार्मूला तो मानना पड़ेगा। संघ ने दो टूक कहा है, या तो सरकार चला लीजिए या पार्टी चला लीजिए, दोनों में से एक चीज आपको छोड़नी होगी। अब या तो अध्यक्ष नड्डा जी की जगह संघ का होगा, या फिर मोदी जी के 75 साल वाला फॉर्मूला मान के टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि मोदी जी जो अभी फिलहाल दिख रहा है, उससे तो यूं लग रहा है कि मोदी जी 2029 में भी अपना ही चेहरा लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तो 90 साल के होने लगेंगे तब, 89 के, वो तब कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं लग रहे हैं, तो 75 साल की उम्र में कैसे तैयार लगेंगे। और दूसरी बात, अगर वो 29 में नहीं भी जाते तो वो नेहरू जी का मुकाबला करने की अपनी ललक कैसे छोड़ सकते हैं। 3 टर्म तो पूरा करना ही चाहेंगे। इसके एवज में मोदी जी कुछ भी कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब विद इन पार्टी। हो सकता है वो अध्यक्ष पद संघ को दे दें कि चलिए आप बनाइए जो आपको चाहता है। हो सकता है कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले जाए, हो सकता है कि कई लोगों का बदलाव हो सकता है कई मोदी जी के खास हम खास निपट जाए, लेकिन मोदी जी को अपना टेन्योर कंप्लीट करना है। ये तो उनकी इच्छा पहले दिन से साफ दिख रही थी। इसीलिए लगातार नेहरू को शील्ड बनाते हैं, नेहरू को आधार बनाते हैं। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती कि प्रधानमंत्री या तो इस देश को अनपढ़ों का देश समझते हैं या जाहिलों का देश समझते हैं। हिस्टोरिकल तथ्य जो है वो झूठ कैसे बोल सकते हैं, उनके बारे में अनर्गल कैसे बयान दे सकते हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा ना कि पटेल तो पूरा कश्मीर चाहते थे, नेहरू ने उन्हें रोक दिया। अरे पटेल की सैकड़ों चिट्ठियां हैं जो बताती हैं कश्मीर समस्या को वो किस तरह से हैंडल कर रहे थे। बल्कि उससे अच्छा तो एक वो कोई टीचर है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो ज्यादा बेहतर बता रही कि किस तरह से अगर नेहरू नहीं होते तो ये कश्मीर हमारे पास से निकल चुका होता। कांग्रेस तो कश्मीर देना चाह रहे थे पाकिस्तान को, मुस्लिम स्टेट होते हुए कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत को मिला, छोटा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। इससे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। और नेहरू ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने बड़ी स्मार्टली सारी चीजों को चला। शेख अब्दुल्ला को अपने साथ लिया, जम्मू के महाराज को अपने साथ लिया, और बड़ी स्ट्रेटेजिकली उस चीज को इंटरनेशनली भी सुलझाया ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी काम ना आए। और पटेल जानते थे ये चीज। पटेल ने इसीलिए अपनी कई चिट्ठियों में सब कुछ साफ लिखा है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के छोटे मोटे नेता अब वायुसेना या उसको लेके कुछ बोले तो अजीब नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अब ये इनके लिए क्या बोले। जब देश के प्रधानमंत्री अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को झूठ करार देते हैं, झूठे फैक्ट्स रखते हैं, तो फिर ये तो छोटी मोटी चीज है। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये मेरा हक नहीं, लेकिन कहने के लिए मजबूर हूं कि मोदी जी दूसरों को कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अब विदेशी सामान को नहीं लाएंगे। खुद आपको मालूम ही है क्या शौक रखते हैं, कितने महंगे
चीजों का शौक रखते हैं। खुद अब 11वें साल में कह रहे हैं कि गणेश जी की छोटी मूर्ति वाला छोटी मूर्ति वाले गणेश जी की मूर्ति भी बाहर से आती है, छोटी आंखों वाले। 11 साल बाद आपको याद आ रहा है। अगर आपका पहला साल होता समझ में आता है कि मैं पिछली सरकारों को बोले 10 साल अपनी ही सरकार को आप नाकाम बता रहे हैं कि 10 साल हमने झक मारी कि आज भी ये हालत है कि गणेश जी की मूर्ति तक बाहर से लानी पड़ रही है। अब 11वें साल आपको याद आ रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। 11वें साल बाद तो 10 साल क्या किया या 11 साल क्या किया? वो 129 विदेशी दौरे, वो एक जो है वो टूरिज्म के उस पे देश दुनिया घूमने का शौक था, कर लिया पूरा। ये सवाल हालांकि एक प्रधानमंत्री से इस देश की जनता को नहीं पूछना चाहिए। किसी भी देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन मजबूरी है। प्रधानमंत्री खुद मजबूर करते हैं ऐसे सवाल पूछने के लिए। फिर होता यह है कि जो सवाल पूछते हैं उन पर कार्रवाइयां होती है या उन्हें देश तो दे दिया जाता है, हम लोगों के चैनल बंद कर दिए जाते हैं, इस तरह की चीजें होती है। मेरा एक दूसरा चैनल है प्रदीप चौहान नाम से, आजकल आप देख रहे होंगे उसमें वीडियो नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के लिए यूट्यूब ने सस्पेंड किया है कि भाई मोदी जी को लेकर कोई वीडियो बनाया था, कह रहे जी कम्युनिटी गाइडलाइन आपने जो है वो ओबे नहीं की है। इस तरह की चीजें, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से ज़रिए तंग किया जाता है, तो क्या करें? मजबूरी है, वक़्त से हम भी जूझ रहे हैं, वक़्त से ये देश भी जूझ रहा है। लेकिन जब आपको पता है मैंने कई बार कहा है कि जनता जब पलटती है ना, तो ऐसा पलटती है कि ज़मीन भी नसीब नहीं होती कई बार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।